वर्तमान में उत्तर प्रदेश में चल रही सभी योजनाओं से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे सभी इस क्लास में मिल जाएंगे। नोट: सभी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट से वेरीफाइड है। 1. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान सीएम युवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. बेरोजगारी भत्ता देना। बी. युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण और सहायता प्रदान करना। सी. केवल प्रशिक्षण देना। डी. आयकर में छूट देना। उत्तर: युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण और सहायता प्रदान करना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में पहली फेज में अधिकतम कितने तक ऋण दिया जाता है? ए. 2 लाख रुपए। बी. 5 लाख रुपए। सी. 10 लाख रुपए। डी. 20 लाख रुपए। उत्तर: 5 लाख रुपए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में फेज 2 के तहत किस तक की सहायता मिल सकती है? ए. 5 लाख रुपए। बी. 10 रुपए 20 लाख रुपए। सी. 50 लाख रुपए। डी. 1 करोड़ रुपए। उत्तर: -10 रुपए 20 लाख रुपए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ए. 18 वर्ष। बी. 21 वर्ष। सी. 25 वर्ष। डी. 30 वर्ष। उत्तर: 21 वर्ष। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? ए. 35 वर्ष। बी. 40 वर्ष। सी. 45 वर्ष। डी. 50 वर्ष। उत्तर: 40 वर्ष। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? ए. 5वीं पास। बी. 8वीं पास। सी. 10वीं पास। डी. स्नातक पास। उत्तर: 8वीं पास या उसके समकक्ष। स्कीम का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में लगभग कितने युवा उद्यमियों को सहयोग देना है? ए. 1 लाख। बी. 5 लाख। सी. 10 लाख। डी. 15 लाख। उत्तर: 10 लाख। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत लाभार्थियों को किस प्रकार का ऋण मिलता है? ए. ग्रेजुएट छात्र ऋण। बी. ब्याज मुक्त ऋण। सी. गारंटी मुक्त ऋण। डी. बी और सी दोनों। उत्तर: बी और सी दोनों। स्कीम में लाभार्थियों को बिजनेस शुरू करने के अलावा और किस तरह का समर्थन प्रदान किया जाता है? ए. केवल बैंक खाता। बी. मार्केटिंग सपोर्ट। सी. कार्यक्रम ट्रेनिंग और सलाह। डी. बिना किसी दस्तावेज के ऋण। उत्तर: कार्यक्रम ट्रेनिंग और सलाह। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए आवेदन कहां से किया जा सकता है? ए. प्रधानमंत्री ऑफिस। बी. डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज यूपीएमएसएमई पोर्टल। सी. जिला पंचायत। डी. लोक सेवा आयोग। उत्तर: डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज यूपीएमएसएमई पोर्टल। स्कीम में प्राथमिकता किस प्रकार के उम्मीदवारों को दी जाती है? ए. जो विदेश में पढ़े हैं। बी. जो सरकारी नौकरी में हैं। सी. जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। डी. केवल 12वीं पास। उत्तर: जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। 2. मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. कौशल प्रशिक्षण देना। बी. ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना। सी. केवल वित्तीय सहायता देना। डी. शहरी युवाओं को नौकरी देना। उत्तर: ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना किस विभाग द्वारा लागू की जाती है? ए. कृषि विभाग। बी. स्वास्थ्य विभाग। सी. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। डी. पंचायत विभाग। उत्तर: खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। इस योजना के तहत लाभार्थियों को अधिकतम कितने तक का बैंक ऋण मिल सकता है? ए. 5 लाख रुपए। बी. 10 लाख रुपए। सी. 15 लाख रुपए। डी. 20 लाख रुपए। उत्तर: 10 लाख रुपए। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र के युवाओं को लाभ देती है? ए. शहरी बेरोजगार। बी. ग्रामीण बेरोजगार। सी. केवल महिलाएं। डी. केवल विद्यार्थी। उत्तर: ग्रामीण बेरोजगार। योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को सहायता प्राप्त करने का प्राथमिक माध्यम क्या है? ए. सीधे नकद। बी. बैंक लिंक्ड ऋण। सी. पेंशन। डी. मुफ्त प्रशिक्षण। उत्तर: बैंक लिंक्ड ऋण। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का लक्ष्य क्या है? ए. किसानों को सब्सिडी देना। बी. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा। सी. केवल हस्तशिल्प को बढ़ावा। डी. सरकारी नौकरी देना। उत्तर: ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा। योजना में सामान्य वर्ग के लिए ब्याज का वहन कितना होता है?
ए ब्याज मुक्त, बी 2%, सी 4%, डी 6%। उत्तर 4%। ब्याज उपादान और स्वयोगदान के अनुसार आरक्षित वर्ग को कितना स्वयोगदान देना पड़ता है? ए 0%, बी 5%, सी 10%, डी 20%। उत्तर 5%। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत मिली इकाइयों के माध्यम से कितने युवाओं को रोजगार मिला है? ए 586, बी 1586, सी 2586, डी 5000। उत्तर 2586। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत कितनी इकाइयों की स्थापना हुई है 2025-26 में? ए 49, बी 74, सी 94, डी 124। उत्तर 94। 3 मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए बालिका विवाह को बढ़ावा देना, बी बालिकाओं को जन्म से उच्च शिक्षा तक आर्थिक सहायता देना, सी केवल जन्म पर सहायता देना, डी केवल शिक्षा सामग्री देना। उत्तर बालिकाओं को जन्म से उच्च शिक्षा तक आर्थिक सहायता देना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है? ए समाज कल्याण विभाग, बी महिला एवं बाल विकास विभाग, सी शिक्षा विभाग, डी स्वास्थ्य विभाग। उत्तर महिला एवं बाल विकास विभाग। कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कुल कितने चरणों में लाभ दिया जाता है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। उत्तर 6। कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत अधिकतम कुल सहायता राशि कितनी है? ए 15,000 रुपये, बी 20,000 रुपये, सी 25,000 रुपये, डी 30,000 रुपये। उत्तर 25,000 रुपये। कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेने के लिए बालिका का जन्म किस तिथि के बाद होना चाहिए? ए 1 अप्रैल 2017, बी 1 अप्रैल 2018, सी 1 अप्रैल 2019, डी 1 अप्रैल 2020। उत्तर 1 अप्रैल 2019। कन्या सुमंगला योजना में परिवार की अधिकतम वार्षिक आय सीमा क्या है? ए 2 लाख रुपए, बी 2,50,000 रुपए, सी 3 लाख रुपए, डी 3,50,000 रुपए। उत्तर 3 लाख रुपए। कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत एक परिवार में अधिकतम कितनी बालिकाओं को लाभ दिया जाता है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। उत्तर 2। कन्या सुमंगला योजना में जन्म के समय कितनी राशि प्रदान की जाती है? ए 3,000 रुपए, बी 4,000 रुपए, सी 5,000 रुपए, डी 6,000 रुपए। उत्तर 5,000 रुपए। कन्या सुमंगला योजना में कक्षा 1 में प्रवेश पर कितनी सहायता राशि दी जाती है? ए 1,000 रुपए, बी 2,000 रुपए, सी 3,000 रुपए, डी 5,000 रुपए। उत्तर 2,000 रुपए। कन्या सुमंगला योजना में कक्षा 6 में प्रवेश पर कितनी राशि मिलती है? ए 2,000 रुपए, बी 3,000 रुपए, सी 5,000 रुपए, डी 7,000 रुपए। उत्तर 3,000 रुपए। कन्या सुमंगला योजना में कक्षा 9 में प्रवेश पर कितनी सहायता दी जाती है? ए 3,000 रुपए, बी 4,000 रुपए, सी 5,000 रुपए, डी 6,000 रुपए। उत्तर 5,000 रुपए। कन्या सुमंगला योजना में 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण कर स्नातक डिप्लोमा में प्रवेश पर कितनी राशि दी जाती है? ए 5,000 रुपए, बी 7,000 रुपए, सी 8,000 रुपए, डी 10,000 रुपए। उत्तर 7,000 रुपए। कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन किस माध्यम से किया जाता है? ए ऑफलाइन ब्लॉक कार्यालय, बी जिला समाज कल्याण कार्यालय, सी ऑनलाइन पोर्टल, डी पंचायत सचिव। उत्तर ऑनलाइन पोर्टल। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का आधिकारिक पोर्टल कौन सा है? ए अप गव इन, बी एसएससी अप गव इन, सी मिस्की अप गव इन, डी बाल विकास अप एनआईसी इन। उत्तर मिस्की अप गव इन। कन्या सुमंगला योजना का लाभ किसे नहीं दिया जाता है? ए उत्तर प्रदेश की निवासी बालिका, बी आय सीमा के भीतर परिवार, सी सरकारी नौकरी करने वाले माता पिता की बालिका, डी मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ने वाली बालिका। उत्तर सरकारी नौकरी करने वाले माता पिता की बालिका। 4
मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना उत्तर प्रदेश में किस उद्देश्य से लागू की गई है? ए. सभी नागरिकों को मुफ्त दवा देना। बी. गरीब एवं वंचित परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना। सी. केवल ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल बनाना। डी. सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधा देना। उत्तर गरीब एवं वंचित परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना किस केंद्र सरकार की योजना के साथ लागू की गई है? ए. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। बी. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सी. जननी सुरक्षा योजना। डी. स्वास्थ्य बीमा योजना। उत्तर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रति परिवार प्रतिवर्ष अधिकतम कितनी राशि तक का इलाज निःशुल्क है? ए. 2 लाख रुपए। बी. 3 लाख रुपए। सी. 5 लाख रुपए। डी. 10 लाख रुपए। उत्तर 5 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ किन परिवारों को दिया जाता है? ए. सभी राशन कार्ड धारकों को। बी. एसईसीसी 2011 में सूचीबद्ध पात्र परिवारों को। सी. केवल बीपीएल कार्ड धारकों को। डी. केवल शहरी गरीबों को। उत्तर एसईसीसी 2011 में सूचीबद्ध पात्र परिवारों को। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कौन सा कार्ड दिया जाता है? ए. स्वास्थ्य पास। बी. गोल्डन कार्ड। सी. आयुष्मान कार्ड। डी. बीमा कार्ड। उत्तर आयुष्मान कार्ड। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत इलाज कहां कराया जा सकता है? ए. केवल जिला अस्पताल में। बी. केवल सरकारी अस्पतालों में। सी. केवल निजी अस्पतालों में। डी. सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में। उत्तर सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत परिवार के सदस्यों की संख्या पर क्या सीमा है? ए. अधिकतम 4। बी. अधिकतम 5। सी. अधिकतम 6। डी. कोई सीमा नहीं। उत्तर कोई सीमा नहीं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभार्थी को इलाज के समय क्या भुगतान करना होता है? ए. आधा खर्च। बी. केवल दवा का खर्च। सी. पंजीकरण शुल्क। डी. कोई भुगतान नहीं। उत्तर कोई भुगतान नहीं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का क्रियान्वयन किस विभाग द्वारा किया जाता है? ए. समाज कल्याण विभाग। बी. चिकित्सा शिक्षा विभाग। सी. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। डी. वित्त विभाग। उत्तर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कितने से अधिक उपचार पैकेज शामिल हैं? ए. 500 से अधिक। बी. 800 से अधिक। सी. 1000 से अधिक। डी. 1500 से अधिक। उत्तर 1500 से अधिक। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कौन सा उपचार शामिल नहीं है? ए. अस्पताल में भर्ती। बी. सर्जरी। सी. दवाइयाँ। डी. कॉस्मेटिक सर्जरी। उत्तर कॉस्मेटिक सर्जरी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ किसे नहीं मिलता है? ए. एसईसीसी 2011 में पात्र परिवार। बी. गरीब एवं वंचित परिवार। सी. आय सीमा से बाहर के अपात्र परिवार। डी. आयुष्मान कार्ड धारक। उत्तर आय सीमा से बाहर के अपात्र परिवार। 5. उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा प्रचार और विकास के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? ए. UREDA। बी. UPNEDA। सी. UPERC। डी. PEDA। उत्तर UPNEDA। UPNEDA का पूरा नाम क्या है? ए. उत्तर प्रदेश न्यू और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंसी। बी. उत्तर प्रदेश न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। सी. उत्तर प्रदेश न्यूक्लियर और रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। डी. उत्तर प्रदेश नेचुरल रिसोर्सेज एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। उत्तर प्रदेश न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अब सौर ऊर्जा नीति 2022 का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए. केवल पवन ऊर्जा का निर्माण। बी. नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। सी. केवल हाइड्रोजन ऊर्जा का उत्पादन। डी. कोयला आधारित बिजली उत्पादन। उत्तर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। अब सोलर सिटीज पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ए. सभी शहरों को वन्यजीव अभयारण्य बनाना। बी. सोलर सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख शहरों में सौर ऊर्जा अपनाना।
सी, केवल लखनऊ में सौर ऊर्जा प्रणाली लगाना। डी, सौर ऊर्जा को बंदरगाहों तक ले जाना। उत्तर, सोलर सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख शहरों में सौर ऊर्जा अपनाना। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति के अनुसार पहले सोलर सिटी मॉडल का विकास किस शहर में शुरू हुआ? ए, वाराणसी, बी, अयोध्या, सी, लखनऊ, डी, कानपुर। उत्तर, अयोध्या। अब में सोलर रूफटॉप सिस्टम के लिए राज्य सरकार अतिरिक्त राज्य स्तरीय सब्सिडी किस रूप में प्रदान करती है? ए, केवल केंद्रीय समर्थन। बी, 15,000 रुपये पर किलोवाट तक राज्य सब्सिडी। सी, कोई सब्सिडी नहीं। डी, केवल कुसुम योजना समर्थन। उत्तर, 15,000 रुपये पर किलोवाट तक राज्य सब्सिडी। सोलर रूफटॉप सिस्टम पर केंद्र सरकार की सब्सिडी किसके लिए उपलब्ध होती है? ए, केवल औद्योगिक उपयोग। बी, केवल ग्रामीण क्षेत्र। सी, निवासीय उपभोक्ताओं के लिए ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम। डी, केवल संस्थागत क्षेत्र। उत्तर, निवासीय उपभोक्ताओं के लिए ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम। यूपीएनईडीए के सोलर पोर्टल पर पंजीकरण के लिए क्या आवश्यक है? ए, केवल नाम। बी, केवल फोन नंबर। सी, ईमेल और मोबाइल व ओटीपी वेरिफिकेशन। डी, केवल आधार। उत्तर, ईमेल और मोबाइल व ओटीपी वेरिफिकेशन। उत्तर प्रदेश में सोलर ऊर्जा बढ़ाने का एक प्रमुख लक्ष्य क्या है? ए, पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाना। बी, सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना। सी, केवल पेट्रोल से बिजली उत्पादन। डी, केवल पवन ऊर्जा बढ़ाना। उत्तर, सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना। यूपीएनईडीए किस विभाग के अंतर्गत कार्य करती है? ए, शिक्षा विभाग। बी, स्वास्थ्य विभाग। सी, डिपार्टमेंट ऑफ एडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ अप। डी, गृह विभाग। उत्तर, डिपार्टमेंट ऑफ एडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ अप। 6. उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन नीति किस वर्ष लागू की गई? ए, 2018। बी, 2020। सी, 2022। डी, 2023। उत्तर, 2022। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत किस निवेश राशि तक 25% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है? ए, 1 करोड़ रुपए तक। बी, 10 करोड़ रुपए तक। सी, 50 करोड़ रुपए तक। डी, 100 करोड़ रुपए तक। उत्तर, 10 करोड़ रुपए तक। उत्तर प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी 2022 के अनुसार बैंक ऋण पर अधिकतम कितनी ब्याज सब्सिडी दी जाती है? ए, 3%। बी, 5%। सी, 7%। डी, 10%। उत्तर, 5%। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 में उद्योग को क्या दर्जा दिया जाता है? ए, कृषि उद्योग। बी, सेवा उद्योग। सी, आतिथ्य उद्योग। डी, शिक्षा उद्योग। उत्तर, आतिथ्य उद्योग। उत्तर प्रदेश की होमस्टे एंड बेड और ब्रेकफास्ट पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? ए, केवल पर्यटन स्टाफ को ट्रेनिंग देना। बी, स्थानीय निवासियों को होमस्टे चलाने का अवसर देना। सी, पार्क बनाना। डी, देश में होटल टैक्स बढ़ाना। उत्तर, स्थानीय निवासियों को होमस्टे चलाने का अवसर देना। अब टूरिज्म होमस्टे एंड बी पॉलिसी में स्थानीय निवासी कितने तक कमरे के होमस्टे दर्ज कर सकते हैं? ए, 1 से 3 कमरे। बी, 1 से 6 कमरे। सी, 2 से 8 कमरे। डी, 3 से 10 कमरे। उत्तर, 1 से 6 कमरे। अब टूरिज्म होमस्टे पॉलिसी में कितनी तक फरकौती शुल्क ग्रामीण क्षेत्रों में लगाई जाती है? ए, 500 रुपये। बी, 1000 रुपये। सी, 1500 रुपये। डी, 2000 रुपये। उत्तर, -500 रुपये। होमस्टे और बी स्कीम में शहरों सिल्वर कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क कितना है? ए, 500 रुपये। बी, 1000 रुपये। सी, 2000 रुपये। डी, 2500 रुपये। उत्तर, 2000 रुपये। उत्तर प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी 2022 के तहत रोजगार सृजन के लिए किस सब्सिडी का प्रावधान है? ए, 50% ईपीएफ व्यय की प्रतिपूर्ति। बी, 20% ईपीएफ व्यय प्रतिपूर्ति। सी, 10% ईपीएफ व्यय प्रतिपूर्ति। डी, कोई प्रतिपूर्ति नहीं। उत्तर, 100% ईपीएफ व्यय की प्रतिपूर्ति एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी। टूरिज्म पॉलिसी 2022 में यादृच्छिक पर्यटन इकाइयों के लिए क्या रियायत दी जाती है? ए, स्टैंप ड्यूटी में 100% छूट। बी, केवल पावर सब्सिडी। सी, केवल टैक्स छूट। डी, कोई छूट नहीं। उत्तर, स्टैंप ड्यूटी में 100% छूट।
उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी और भूमि उपयोग शुल्क पर क्या मिलता है? ए 10% छूट, बी 50% छूट, सी 100% छूट, डी कोई छूट नहीं। उत्तर 100% छूट। अब टूरिज्म पॉलिसी 2022 में महिलाओं तथा SC/ST बैकवर्ड वर्ग के लिए पूंजीगत निवेश पर अतिरिक्त कितनी सब्सिडी दी जाती है? ए 2%, बी 3%, सी 5%, डी 10%। उत्तर 5%। अब टूरिज्म होमस्टे और B&B नीति के तहत योजना किस उद्देश्य से चलाई जाती है? ए सिर्फ होटलों का विकास, बी स्थानीय स्वरोजगार और रोजगार सृजन, सी बस पर्यटन अध्ययन, डी विदेशी निवेश रोकना। उत्तर स्थानीय स्वरोजगार और रोजगार सृजन। अब टूरिज्म होमस्टे पॉलिसी की जागरूकता अभियान कब चलाया गया? ए जनवरी 1 से 10, 2026, बी जनवरी 14 से 30, 2026, सी फरवरी 1 से 15, 2026, डी फरवरी 20 से 28, 2026। उत्तर जनवरी 14 से 30, 2026। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 का लक्ष्य क्या है? ए केवल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, बी राज्य को प्रमुख पर्यटन गंतव्य बनाना, सी केवल स्थानीय उत्सव आयोजित करना, डी केवल होटल टैक्स बढ़ाना। उत्तर राज्य को प्रमुख पर्यटन गंतव्य बनाना। 7. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ग्रामीण रोजगार बढ़ाना, बी विवाह के खर्च में आर्थिक सहायता देना, सी शिक्षा सहायता देना, डी घर निर्माण सहायता देना। उत्तर विवाह के खर्च में आर्थिक सहायता देना। योजना का मूल रूप से शुभारंभ कब हुआ था? ए 2015, बी 2017, सी 2019, डी 2021। उत्तर 2017। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना किस विभाग के अंतर्गत कार्य करती है? ए स्वास्थ्य विभाग, बी समाज कल्याण विभाग, सी शिक्षा विभाग, डी ग्राम विकास विभाग। उत्तर समाज कल्याण विभाग। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय सहायता राशि को कितने रुपये तक बढ़ाया है? ए 51,000 रुपये, बी 60,000 रुपये, सी 85,000 रुपये, डी 1 लाख रुपये। उत्तर 1 लाख रुपये। वृद्धित 1 लाख रुपये में से कितने रुपये सीधे नववधू के खाते में दिए जाते हैं? ए 35,000 रुपये, बी 50,000 रुपये, सी 60,000 रुपये, डी 75,000 रुपये। उत्तर 60,000 रुपये। नववधू के खाते में राशि के अलावा किस मद में सहायता दी जाती है? ए शिक्षा, बी गृहस्थी सामान, सी कृषि, डी बस टिकट। उत्तर गृहस्थी सामान। घरेलू उपहार सामान के लिए सहायता राशि कितनी होती है? ए 10,000 रुपये, बी 15,000 रुपये, सी 25,000 रुपये, डी 30,000 रुपये। उत्तर 25,000 रुपये। शादी समारोह आयोजन पर सहायता राशि कितनी है? ए 6,000 रुपये, बी 10,000 रुपये, सी 15,000 रुपये, डी 25,000 रुपये। उत्तर 15,000 रुपये। इतनी वित्तीय सहायता किस प्रकार जारी की जाती है? ए कृषि उपज के रूप में, बी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर, सी चेक द्वारा, डी राशन कार्ड पर। उत्तर सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर। योजना के लिए पात्रता में नवीनतम वार्षिक आय सीमा क्या है? ए 1,50,000 रुपये, बी 2 लाख रुपये, सी 2,50,000 रुपये, डी 3 लाख रुपये। उत्तर 3 लाख रुपये। पात्रता के लिए लड़की की न्यूनतम आयु क्या है? ए 16 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 21 वर्ष। उत्तर 18 वर्ष। पात्रता के लिए लड़के की न्यूनतम आयु क्या है? ए 18 वर्ष, बी 19 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 21 वर्ष। उत्तर 21 वर्ष। योजना का लाभ मुख्य रूप से किस वर्ग के परिवारों को दिया जाता है? ए केवल OBC, बी केवल SC, सी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, डी केवल सामान्य वर्ग। उत्तर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। योजना के लिए आवेदन पंजीकरण कैसे किया जा सकता है? ए ग्राम पंचायत, बी ब्लॉक कार्यालय, सी ऑफलाइन जोड़ ऑनलाइन, डी केवल ऑनलाइन। उत्तर ऑनलाइन पंजीकरण संभव है। योजना का उद्देश्य केवल विवाह सहायता देना ही नहीं बल्कि क्या रोकना भी है? ए सामाजिक दूरी, बी
दहेज प्रथा। सी, कृषि संकट। डी, बेरोजगारी। उत्तर, दहेज प्रथा रोकना। इस योजना के तहत आवेदन किसी विभाग की वेबसाइट पर किया जाता है। ए, स्वास्थ्य विभाग। बी, समाज कल्याण विभाग। सी, शिक्षा विभाग। डी, कृषि विभाग। उत्तर, समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट। अब में सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए क्या अनिवार्य किया गया है? ए, वीआर संकल्प। बी, बायोमेट्रिक उपस्थिति। सी, केवल सेल्फ डिक्लेरेशन। डी, गुरु की प्रमाण पत्र। उत्तर, बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य है। अब में इस योजना के तहत अब तक कितने से अधिक विवाह संपन्न हो चुके हैं? ए, 1 लाख। बी, 2 लाख। सी, 3 लाख। डी, 4.7 लाख से अधिक। उत्तर, 4.7 लाख से अधिक। 8, उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना। उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, ग्रामीण विकास। बी, बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराना। सी, कृषि सुधार। डी, स्वास्थ्य सेवाएं। उत्तर, बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराना। कौशल सतरंग योजना किसके द्वारा लागू की जा रही है? ए, केंद्र सरकार। बी, उत्तर प्रदेश सरकार। सी, संयुक्त राष्ट्र। डी, राज्य पंचायती राज। उत्तर, उत्तर प्रदेश सरकार। कौशल सतरंग योजना के तहत लगभग कितने लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य है? ए, 1.5 लाख। बी, 2.37 लाख। सी, 3.00 लाख। डी, 5.00 लाख। उत्तर, 2.37 लाख। कौशल सतरंग योजना का कौन सा समूह प्रशिक्षण और रोजगार निर्माण का लक्ष्य रखता है? ए, केवल कृषि श्रमिक। बी, बेरोजगार युवा। सी, केवल महिलाएं। डी, केवल विद्यार्थियों। उत्तर, बेरोजगार युवा। कौशल सतरंग योजना में प्रशिक्षण पूरा करने पर क्या प्राप्त होगा? ए, पेंशन। बी, प्रमाणित कौशल सर्टिफिकेट। सी, राशन कार्ड। डी, सरकारी नौकरी। उत्तर, प्रमाणित कौशल सर्टिफिकेट। कौशल सतरंग योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा? ए, सभी नागरिक। बी, सिर्फ सरकारी कर्मचारी। सी, सिर्फ छात्रों। डी, बेरोजगार युवाओं। उत्तर, बेरोजगार युवाओं। योजना में प्रशिक्षण किसके माध्यम से दिया जाता है? ए, केवल स्कूलों। बी, प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा। सी, रेलवे स्टेशन। डी, पंचायत कार्यालय। उत्तर, प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा। कौशल सतरंग योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को क्या सहायता दी जाती है? ए, शिक्षा सहायता। बी, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर। सी, कृषि उपकरण मुफ्त। डी, पेंशन। उत्तर, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर। कौशल सतरंग योजना में आवेदन क्यों किया जाता है? ए, भूमि पंजीकरण हेतु। बी, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण पाने के लिए। सी, बस टिकट के लिए। डी, हेल्थ कार्ड के लिए। उत्तर, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण पाने के लिए। कौशल सतरंग योजना के लिए आवेदन कहाँ किया जाता है? ए, राजस्व कार्यालय। बी, जिला सेवायोजन कार्यालय। सी, पुलिस स्टेशन। डी, रेलवे स्टेशन। उत्तर, जिला सेवायोजन कार्यालय। कौशल सतरंग योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन के लिए कौन सा पोर्टल उपयोग होता है? ए, अप गव इन। बी, सेवयोजन अप एनआईसी इन। सी, एसएससी अप गव इन। डी, नरी अप गव इन। उत्तर, सेवयोजन अप एनआईसी इन। कौशल सतरंग योजना का लाभ किन युवाओं को प्राथमिकता मिलेगा? ए, रोजगार प्राप्त कर चुके। बी, बेरोजगार युवा। सी, केवल 8वीं पास। डी, केवल आईटीआई पास। उत्तर, बेरोजगार युवा। कौशल सतरंग योजना में आवेदन के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक है? ए, आधार कार्ड। बी, बस टिकट। सी, पेंशन दस्तावेज। डी, केवल फोटो। उत्तर, आधार कार्ड। कौशल सतरंग योजना में प्रतिमाह वित्तीय सहायता। ए, 2100। बी, 2300। सी, 2500। डी, 3000। उत्तर, 2500। कौशल सतरंग योजना में कितने घटक होंगे जो युवाओं को नौकरी प्रदान करेंगे? ए, 3। बी, 5। सी, 7। डी, 9। उत्तर, 7। 9, पी एम कुसुम योजना। पी एम कुसुम योजना से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश कब दिए गए? ए, 20 नवंबर 2023। बी, 15 दिसंबर 2023। सी,
22 दिसंबर 2023। डी 26 जनवरी 2024। उत्तर 22 दिसंबर 2023। 22 दिसंबर 2023 को पी.एम. कुसुम योजना से संबंधित निर्देश किसने दिए? ए. प्रधानमंत्री, बी. ऊर्जा मंत्री, सी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डी. कृषि मंत्री। उत्तर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पी.एम. कुसुम योजना का पूर्ण नाम क्या है? ए. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा मिशन, बी. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, सी. प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा योजना, डी. प्रधानमंत्री सौर किसान योजना। उत्तर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। पी.एम. कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. किसानों को मुफ्त बिजली देना, बी. किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड सोलर पंप स्थापित करने में सहायता देना, सी. कृषि ऋण माफ करना, डी. सिंचाई नहरों का निर्माण। उत्तर किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड सोलर पंप स्थापित करने में सहायता देना। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने किसानों को सोलर पंप से जोड़ने का लक्ष्य है? ए. 20,000, बी. 25,000, सी. 30,000, डी. 35,000। उत्तर 30,000। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने किसानों को सोलर पंप सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य है? ए. 40,000, बी. 42,250, सी. 44,250, डी. 45,000। उत्तर 44,250। वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक पी.एम. कुसुम योजना के अंतर्गत कितने से अधिक किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए गए? ए. 40,000, बी. 45,000, सी. 50,000, डी. 51,000। उत्तर 51,000। पी.एम. कुसुम योजना में केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? ए. 20%, बी. 25%, सी. 30%, डी. 40%। उत्तर 30%। पी.एम. कुसुम योजना में राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? ए. 20%, बी. 25%, सी. 30%, डी. 40%। उत्तर 30%। पी.एम. कुसुम योजना में किसान द्वारा कितने प्रतिशत देना होगा? ए. 20%, बी. 25%, सी. 30%, डी. 40%। उत्तर 40%। पी.एम. कुसुम योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय से संबंधित है? ए. कृषि मंत्रालय, बी. ऊर्जा मंत्रालय, सी. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, डी. ग्रामीण विकास मंत्रालय। उत्तर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। 10. हॉट कुक्ड मील योजना। हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ कब किया गया? ए. 22 दिसंबर 2023, बी. 24 नवंबर 2023, सी. 1 जनवरी 2024, डी. 15 अगस्त 2023। उत्तर 24 नवंबर 2023। हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? ए. लखनऊ, बी. वाराणसी, सी. अयोध्या, डी. प्रयागराज। उत्तर अयोध्या। हॉट कुक्ड मील योजना के अंतर्गत किन आयु वर्ग के बच्चों को लाभ दिया जाएगा? ए. 0 से 3 वर्ष, बी. 3 से 6 वर्ष, सी. 6 से 10 वर्ष, डी. 10 से 14 वर्ष। उत्तर 3 से 6 वर्ष। हॉट कुक्ड मील योजना से लगभग कितने पंजीकृत बच्चे लाभान्वित होंगे? ए. 50 लाख, बी. 60 लाख, सी. 70 लाख, डी. 80 लाख। उत्तर 80 लाख। हॉट कुक्ड मील योजना में प्रति लाभार्थी प्रतिदिन कितने ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा? ए. 50 ग्राम, बी. 60 ग्राम, सी. 70 ग्राम, डी. 100 ग्राम। उत्तर 70 ग्राम। हॉट कुक्ड मील योजना का क्रियान्वयन किन विभागों के समन्वय से किया जाएगा? ए. केवल शिक्षा विभाग, बी. केवल स्वास्थ्य विभाग, सी. बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, नगर विकास तथा खाद्य एवं रसद विभाग, डी. केवल खाद्य एवं रसद विभाग। उत्तर बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, नगर विकास तथा खाद्य एवं रसद विभाग। 11. वंदन योजना। वंदन योजना की शुरुआत कब की गई? ए. 1 जनवरी 2023, बी. 15 अगस्त 2023, सी. 10 अक्टूबर 2023, डी. 24 नवंबर 2023। उत्तर 10 अक्टूबर 2023।
वंदन योजना का संबंध किन स्थलों के विकास से है? ए. औद्योगिक स्थलों, बी. शैक्षणिक स्थलों, सी. सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों, डी. कृषि स्थलों। उत्तर सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों। वंदन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. रोजगार उपलब्ध कराना, बी. पर्यटन स्थलों पर कर बढ़ाना, सी. अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य सुविधाओं का विकास करना, डी. निजी निवेश को समाप्त करना। उत्तर अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य सुविधाओं का विकास करना। वंदन योजना के अंतर्गत स्थलों का चयन किसकी अध्यक्षता में बनी समिति द्वारा किया जाएगा? ए. मुख्यमंत्री, बी. पर्यटन मंत्री, सी. जिलाधिकारी, डी. मुख्य सचिव। उत्तर जिलाधिकारी। वंदन योजना के अंतर्गत समिति प्रत्येक वर्ष कितने स्थलों का चयन करेगी? ए. 1-1 स्थल, बी. 2-2 स्थल, सी. 3-3 स्थल, डी. 5-5 स्थल। उत्तर 2-2 स्थल। वंदन योजना किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ की गई थी? ए. 2022-23, बी. 2023-24, सी. 2024-25, डी. 2021-22। उत्तर 2023-24। वंदन योजना किस वित्तीय वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? ए. 2022-23, बी. 2023-24, सी. 2024-25, डी. 2021-22। उत्तर 2024-25। 12. खेत तालाब योजना। खेत तालाब योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. फसल बीमा देना, बी. सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना, सी. कृषि ऋण उपलब्ध कराना, डी. जैविक खेती को बढ़ावा देना। उत्तर सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना। खेत तालाब योजना किसानों को किस उद्देश्य से वित्तीय सहायता देती है? ए. बीज खरीदने हेतु, बी. खाद खरीदने हेतु, सी. तालाब निर्माण हेतु, डी. कृषि यंत्र खरीदने हेतु। उत्तर तालाब निर्माण हेतु। खेत तालाब योजना मुख्य रूप से किसके लिए है? ए. पशुपालन, बी. वर्षा जल संचयन, सी. जल संसाधनों को बढ़ाने के लिए, डी. मत्स्य पालन। उत्तर जल संसाधनों को बढ़ाने के लिए। खेत तालाब योजना में अधिकतम सब्सिडी कितनी है? ए. 1 लाख रुपए, बी. 1,25,000 रुपए, सी. 1,50,000 रुपए, डी. 2 लाख रुपए। उत्तर 1,50,000 रुपए। योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी अनुमानित लागत का कितने प्रतिशत तक हो सकती है? ए. 25%, बी. 40%, सी. 50%, डी. 75%। उत्तर 50%। खेत तालाब योजना के लिए पात्र होने हेतु न्यूनतम कृषि योग्य भूमि कितनी होनी चाहिए? ए. 0.25 हेक्टेयर, बी. 0.5 हेक्टेयर, सी. 1 हेक्टेयर, डी. 2 हेक्टेयर। उत्तर 0.5 हेक्टेयर। खेत तालाब योजना के अंतर्गत एक कृषक कितने तालाबों के लिए लाभ ले सकता है? ए. 2, बी. 3, सी. असीमित, डी. केवल 1। उत्तर केवल 1। खेत तालाब योजना का लाभ लेने के लिए क्या अनिवार्य है? ए. ऑफलाइन आवेदन, बी. ग्राम प्रधान की संस्तुति, सी. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, डी. बैंक खाता अनिवार्य नहीं। उत्तर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। 13. नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? ए. 2022, बी. 2023, सी. 2024, डी. 2025। उत्तर 2023। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना किस मिशन का हिस्सा है? ए. गोवर्धन मिशन, बी. राष्ट्रीय डेयरी मिशन, सी. नंद बाबा मिशन, डी. पशुधन विकास मिशन। उत्तर नंद बाबा मिशन। ये योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है? ए. पशु बीमा के लिए, बी. मवेशियों की नस्ल सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु, सी. चारा वितरण हेतु, डी. पशु स्वास्थ्य बीमा हेतु। उत्तर मवेशियों की नस्ल सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु। योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए. पशुओं का टीकाकरण, बी. उच्च उत्पादन क्षमता की गायों का संवर्धन, सी. पशु बीमा, डी. पशु निर्यात। उत्तर उच्च उत्पादन क्षमता की गायों का संवर्धन। इस योजना के अंतर्गत किस में बढ़ोतरी करना लक्ष्य है? ए. मांस उत्पादन, बी. दूध उत्पादन क्षमता, सी. ऊन उत्पादन,
डी चमड़ा उद्योग। उत्तर दूध उत्पादन क्षमता। योजना का एक उद्देश्य क्या है? ए पशुपालकों को ऋण देना, बी पशुपालकों की आय बढ़ाना, सी पशु बीमा कराना, डी पशु परिवहन। उत्तर पशुपालकों की आय बढ़ाना। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना से किसे रोजगार के अवसर मिलेंगे? ए किसान, बी दुग्ध संघ, सी पशुपालक, डी व्यापारी। उत्तर पशुपालक। योजना के पहले चरण 2023-24 में कितनी दुग्धारू गायों की इकाइयां स्थापित की जाएंगी? ए 20, बी 25, सी 30, डी 35। उत्तर 25। पहले चरण में लाभार्थियों को लागत का कितना प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी? ए 40%, बी 45%, सी 50%, डी 60%। उत्तर 50%। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में किन गायों को शामिल किया जाएगा? ए जर्सी और होल्स्टीन, बी साहिवाल, गिर, थारपारकर और गंगातीरी, सी रेड सिंधी और कांकरेज, डी हरियाणा नस्ल। उत्तर साहिवाल, गिर, थारपारकर और गंगातीरी। योजना के लिए लाभार्थियों को न्यूनतम कितना गोपालन अनुभव होना चाहिए? ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 5 वर्ष। उत्तर 3 वर्ष। इकाई स्थापना हेतु न्यूनतम कितनी भूमि आवश्यक है? ए 0.25 एकड़, बी 0.5 एकड़, सी 1 एकड़, डी 1.5 एकड़। उत्तर 0.5 एकड़। 4 गायों की इकाई के लिए कितनी भूमि आवश्यक है? ए 0.5 एकड़, बी 1 एकड़, सी 1.25 एकड़, डी 1.5 एकड़। उत्तर 1.5 एकड़। प्रारंभिक चरण में योजना कितने मंडल मुख्यालयों में लागू की जाएगी? ए 8, बी 9, सी 10, डी 12। उत्तर 10। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना प्रारंभिक चरण में किस मंडल मुख्यालय में लागू की जाएगी? ए मेरठ, आगरा, बरेली, बी गोरखपुर, वाराणसी, सी अयोध्या प्रयागराज, डी लखनऊ, कानपुर, झांसी। उत्तर सभी। 14। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है? ए प्राथमिक शिक्षा बढ़ाने हेतु, बी उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु, सी तकनीकी प्रशिक्षण हेतु, डी रोजगार गारंटी हेतु। उत्तर उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु। ये योजना विशेष रूप से किस वर्ग के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई है? ए मेधावी छात्र, बी ग्रामीण छात्र, सी वित्तीय रूप से कमजोर छात्र, डी निजी कॉलेज छात्र। उत्तर वित्तीय रूप से कमजोर छात्र। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को किस रूप में सहायता प्रदान की जाती है? ए शिक्षा ऋण, बी मुफ्त किताबें, सी शिक्षा हेतु आवश्यक धनराशि, डी छात्रावास सुविधा। उत्तर शिक्षा हेतु आवश्यक धनराशि। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत मानदेय स्टाइपेंड की राशि कितनी कर दी गई है? ए 5,000 रुपये प्रतिमाह, बी 7,000 रुपये प्रतिमाह, सी 8,000 रुपये प्रतिमाह, डी 9,000 रुपये प्रतिमाह। उत्तर -9,000 रुपये प्रतिमाह। वर्ष 2023-24 में इस योजना के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? ए 50 करोड़ रुपए, बी 75 करोड़ रुपए, सी 100 करोड़ रुपए, डी 150 करोड़ रुपए। उत्तर 100 करोड़ रुपए। वर्ष 2023-24 में इस योजना से लगभग कितने युवा लाभान्वित होंगे? ए 5 लाख, बी 7 लाख, सी 8 लाख, डी 10 लाख। उत्तर 10 लाख। इस योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र की संस्थाओं को किस उद्देश्य से प्रोत्साहित किया जाएगा? ए रोजगार देने हेतु, बी प्रशिक्षण केंद्र खोलने हेतु, सी गैर तकनीकी डिप्लोमा एवं डिग्री होल्डर युवाओं को प्रशिक्षु के रूप में नियोजित करने हेतु, डी छात्रवृत्ति वितरण हेतु। उत्तर गैर तकनीकी डिप्लोमा एवं डिग्री होल्डर युवाओं को प्रशिक्षु के रूप में नियोजित करने हेतु। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? ए प्राथमिक शिक्षा, बी माध्यमिक शिक्षा, सी उच्च शिक्षा, डी व्यावसायिक शिक्षा। उत्तर उच्च शिक्षा। 15। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? ए सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए, बी किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, सी निराश्रित पशुओं से किसानों की फसलों की रक्षा के लिए, डी
जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। उत्तर, निराश्रित पशुओं से किसानों की फसलों की रक्षा के लिए। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के अंतर्गत फसलों को बचाने हेतु कौन सी व्यवस्था की जाती है? ए. कंटीली तारबंदी, बी. सोलर पंप, सी. इलेक्ट्रिक सोलर फेंसिंग, डी. सीसीटीवी कैमरा। उत्तर, इलेक्ट्रिक सोलर फेंसिंग। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत का कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? ए. 40%, बी. 50%, सी. 60%, डी. 75%। उत्तर, 60%। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना में प्रति हेक्टेयर अधिकतम कितनी राशि का अनुदान दिया जाएगा? ए. 1 लाख रुपए, बी. 1.25 लाख रुपए, सी. 1.43 लाख रुपए, डी. 1.50 लाख रुपए। उत्तर, 1.43 लाख रुपए। इस योजना के तहत लगाई जाने वाली सोलर फेंसिंग की बाड़ में कितने वोल्ट का करंट प्रवाहित होगा? ए. 6 वोल्ट, बी. 9 वोल्ट, सी. 12 वोल्ट, डी. 24 वोल्ट। उत्तर, 12 वोल्ट। 16. मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. रोजगार सृजन, बी. सूक्ष्म उद्यमियों को ऋण देना, सी. दुर्घटनाओं अप्रत्याशित घटनाओं से वित्तीय सुरक्षा देना, डी. कौशल विकास करना। उत्तर, दुर्घटनाओं अप्रत्याशित घटनाओं से वित्तीय सुरक्षा देना। इस योजना से उत्तर प्रदेश में लगभग कितने एम.एस.एम.ई. उद्यमी लाभान्वित होंगे? ए. 50 लाख, बी. 70 लाख, सी. 80 लाख, डी. 90 लाख। उत्तर, 90 लाख। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में आवेदन हेतु आयु सीमा क्या है? ए. 21-60 वर्ष, बी. 18-55 वर्ष, सी. 18-60 वर्ष, डी. 25-65 वर्ष। उत्तर, 18-60 वर्ष। इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर कितनी राशि दी जाएगी? ए. 2 लाख रुपए, बी. 3 लाख रुपए, सी. 4 लाख रुपए, डी. 5 लाख रुपए। उत्तर, 5 लाख रुपए। दुर्घटना के फलस्वरूप आंशिक स्थायी अपंगता होने पर लाभ किस आधार पर दिया जाएगा? ए. आय प्रमाण पत्र, बी. बीमा कंपनी की रिपोर्ट, सी. दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर, डी. आयु के आधार पर। उत्तर, दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर। 17. मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. सभी जिलों में पर्यटन निगम खोलना, बी. सभी विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम एक पर्यटन स्थल का विकास, सी. निजी पर्यटन को समाप्त करना, डी. केवल धार्मिक स्थलों का विकास। उत्तर, सभी विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम एक पर्यटन स्थल का विकास। इस योजना के अंतर्गत पर्यटन विकास हेतु न्यूनतम प्रस्ताव राशि कितनी है? ए. 10 लाख रुपये, बी. 15 लाख रुपये, सी. 25 लाख रुपये, डी. 50 लाख रुपये। उत्तर, 25 लाख रुपये। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी राशि के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा? ए. 1 करोड़ रुपये, बी. 2 करोड़ रुपये, सी. 3 करोड़ रुपये, डी. 5 करोड़ रुपये। उत्तर, 5 करोड़ रुपये। इस योजना के अंतर्गत पर्यटन स्थलों के प्रस्ताव कौन भेज सकता है? ए. केवल राज्य सरकार, बी. केवल सांसद, सी. केवल विधायक, डी. सांसद एवं विधायक। उत्तर, सांसद एवं विधायक। 50% अंशदान की सहभागिता हेतु जनप्रतिनिधियों के अतिरिक्त कौन प्रस्तावक हो सकता है? ए. केवल निजी कंपनियां, बी. केवल सरकारी विभाग, सी. प्रतिष्ठित सक्षम व्यक्ति या सरकारी अर्ध सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं, डी. केवल पर्यटन विभाग। उत्तर, प्रतिष्ठित सक्षम व्यक्ति या सरकारी अर्ध सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं। 18. नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत किस तिथि को की गई? ए. 1 मई 2023, बी. 5 जून 2023, सी. 6 जून 2023, डी. 10 जुलाई 2023। उत्तर, 6 जून 2023। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस विभाग से संबंधित है? ए. पशुपालन विभाग, बी. दुग्धशाला विकास विभाग, सी. कृषि विभाग, डी. खाद्य एवं रसद विभाग। उत्तर, दुग्धशाला विकास विभाग।
नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? ए 500 करोड़ रुपये, बी 750 करोड़ रुपये, सी 1000 करोड़ रुपये, डी 1200 करोड़ रुपये। उत्तर 1000 करोड़ रुपये। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए दुग्ध आयात बढ़ाना, बी निजी डेयरी को बढ़ावा देना, सी दुग्ध विकास एवं उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाना, डी केवल शहरी क्षेत्रों में दुग्ध बिक्री। उत्तर दुग्ध विकास एवं उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाना। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को दूध बेचने की सुविधा किस माध्यम से दी जाएगी? ए निजी कंपनियों के माध्यम से, बी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, सी डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से, डी नगर निगम के माध्यम से। उत्तर डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से। इस मिशन के तहत गांवों में दुग्ध बिक्री की सुविधा हेतु किस संगठन की स्थापना का प्रस्ताव है? ए किसान उत्पादक संगठन, बी पशुपालक समिति, सी डेयरी किसान उत्पादक संगठन डेयरी एफपीओ, डी दुग्ध विपणन संघ। उत्तर डेयरी किसान उत्पादक संगठन डेयरी एफपीओ। 19 अटल बिहारी वाजपेयी पावलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना। अटल बिहारी वाजपेयी पावलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए बिजली उत्पादन बढ़ाना, बी बुनकरों को बिजली बिल में राहत देना, सी नए पावलूम स्थापित करना, डी निजी बिजली कंपनियों को बढ़ावा देना। उत्तर बुनकरों को बिजली बिल में राहत देना। शहरी क्षेत्रों में आधा हॉर्स पावर पावलूम कनेक्शन पर कितनी राशि देय होगी? ए 300 रुपये, बी 400 रुपये, सी 600 रुपये, डी 800 रुपये। उत्तर 400 रुपये। शहरी क्षेत्रों में 1 हॉर्स पावर पावलूम कनेक्शन पर कितनी राशि देय होगी? ए 600 रुपये, बी 700 रुपये, सी 800 रुपये, डी 900 रुपये। उत्तर 800 रुपये। ग्रामीण क्षेत्रों में आधा हॉर्स पावर पावलूम कनेक्शन पर कितनी राशि देय होगी? ए 200 रुपये, बी 300 रुपये, सी 400 रुपये, डी 500 रुपये। उत्तर 300 रुपये। ग्रामीण क्षेत्रों में 1 हॉर्स पावर पावलूम कनेक्शन पर कितनी राशि देय होगी? ए 400 रुपये, बी 500 रुपये, सी 600 रुपये, डी 700 रुपये। उत्तर 600 रुपये। अटल बिहारी वाजपेयी पावलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना का लाभ कब से दिया जाएगा? ए 1 जनवरी 2023, बी 1 मार्च 2023, सी 1 अप्रैल 2023, डी 1 जुलाई 2023। उत्तर 1 अप्रैल 2023। हथकरघा पर पावलूम लगाने पर अधिकतम कितने प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा? ए 40%, बी 50%, सी 60%, डी 75%। उत्तर 60%। 5 किलोवाट से अधिक भार वाले पावलूम कनेक्शन धारकों को प्रति हॉर्स पावर कितनी राशि दी जाएगी? ए 500 रुपये, बी 600 रुपये, सी 700 रुपये, डी 800 रुपये। उत्तर 700 रुपये। 5 किलोवाट से अधिक भार वाले पावलूम कनेक्शन पर अधिकतम मासिक अनुदान कितना है? ए 7000 रुपये, बी 8000 रुपये, सी 9000 रुपये, डी 9100 रुपये। उत्तर 9100 रुपये। इस योजना के अंतर्गत दिया गया अनुदान किस में समायोजित किया जाएगा? ए नकद भुगतान में, बी बैंक खाते में, सी बिजली बिल में, डी सब्सिडी कार्ड में। उत्तर बिजली बिल में। झलकारी बाइकोरी हथकरघा एवं पावलूम विकास योजना का उद्देश्य क्या है? ए निर्यात बढ़ाना, बी बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ना, सी बिजली उत्पादन बढ़ाना, डी निजी उद्योगों को प्रोत्साहन। उत्तर बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ना। हथकरघा के 2 अनुमोदित मॉडलों पर बुनकरों को कितनी अनुदान राशि दी जाएगी? ए 40,000 व 60,000 रुपये, बी 50,000 व 70,000 रुपये, सी 50,000 व 80,000 रुपये, डी 60,000 व 90,000 रुपये। उत्तर 50,000 व 80,000 रुपये। 20 बाल श्रमिक विद्या योजना BSVY। बाल श्रमिक विद्या योजना BSVY का उद्देश्य क्या है? ए बच्चों को रोजगार देना, बी बाल श्रम को बढ़ावा देना, सी बाल श्रम को कम कर बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, डी निजी स्कूलों को सहायता देना। उत्तर बाल श्रम को कम कर बच्चों को शिक्षा से जोड़ना। बाल श्रमिक विद्या योजना किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? ए
6 से 14 वर्ष, बी 8 से 18 वर्ष, सी 10 से 18 वर्ष, डी 12 से 20 वर्ष। उत्तर 1 से 18 वर्ष। बाल श्रमिक विद्या योजना किन क्षेत्रों में काम करने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा में लाने के लिए है? ए केवल संगठित क्षेत्र, बी केवल असंगठित क्षेत्र, सी संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्र, डी ग्रामीण क्षेत्र। उत्तर संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्र। इस योजना के अंतर्गत बालकों को प्रतिमाह कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? ए 800 रुपये, बी 900 रुपये, सी 1000 रुपये, डी 1200 रुपये। उत्तर 1000 रुपये। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को प्रतिमाह कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? ए 1000 रुपये, बी 1100 रुपये, सी 1200 रुपये, डी 1500 रुपये। उत्तर 1200 रुपये। कक्षा 8 उत्तीर्ण करने पर कितनी अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है? ए 4000 रुपये, बी 5000 रुपये, सी 6000 रुपये, डी 7000 रुपये। उत्तर 6000 रुपये। कक्षा 9 उत्तीर्ण करने पर कितनी अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाती है? ए 3000 रुपये, बी 4000 रुपये, सी 5000 रुपये, डी 6000 रुपये। उत्तर 6000 रुपये। कक्षा 10 उत्तीर्ण करने पर कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? ए 5000 रुपये, बी 6000 रुपये, सी 7000 रुपये, डी 8000 रुपये। उत्तर 6000 रुपये। बाल श्रमिक विद्या योजना के क्रियान्वयन का उत्तरदायी विभाग कौन सा है? ए शिक्षा विभाग, बी महिला एवं बाल विकास विभाग, सी समाज कल्याण विभाग, डी श्रम विभाग। उत्तर श्रम विभाग। बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत किस तिथि को हुई? ए 1 मई 2020, बी 12 जून 2020, सी 15 अगस्त 2020, डी 14 नवंबर 2020। उत्तर 12 जून 2020। 12 जून को योजना की शुरुआत किस विशेष दिवस के अवसर पर की गई? ए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, बी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस, डी बाल अधिकार दिवस। उत्तर अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस। बाल श्रमिक विद्या योजना किस स्तर की योजना है? ए केंद्रीय, बी जिला स्तरीय, सी राज्य स्तरीय, डी पंचायत स्तरीय। उत्तर राज्य स्तरीय। 21 प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन एग्री जंक्शन योजना। प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन एग्री जंक्शन योजना की शुरुआत किस अवधि में हुई? ए 2020-21, बी 2021-22, सी 2022-23, डी 2023-24। उत्तर 2022-23। एग्री जंक्शन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। उत्तर उत्तर प्रदेश। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए किसानों को मुफ्त बीज देना, बी कृषि स्नातकों को सरकारी नौकरी देना, सी कृषि स्नातक युवाओं को कृषि उद्यमिता हेतु प्रोत्साहित करना, डी कृषि निर्यात बढ़ाना। उत्तर कृषि स्नातक युवाओं को कृषि उद्यमिता हेतु प्रोत्साहित करना। एग्री जंक्शन योजना के अंतर्गत किसे लाभ दिया जाता है? ए सभी किसान, बी कृषि स्नातक एवं कृषि व्यवसाय में स्नातक युवा, सी केवल बेरोजगार युवक, डी स्वयं सहायता समूह। उत्तर कृषि स्नातक एवं कृषि व्यवसाय में स्नातक युवा। इस योजना के अंतर्गत कृषि आधारित व्यवसाय स्थापित करने हेतु क्या प्रदान किया जाता है? ए केवल अनुदान, बी केवल प्रशिक्षण, सी वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधाएं, डी सरकारी नौकरी। उत्तर वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधाएं। चयनित आवेदकों को बैंक से अधिकतम कितनी राशि तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? ए 25,000 रुपये, बी 35,000 रुपये, सी 42,000 रुपये, डी 50,000 रुपये। उत्तर 42,000 रुपये। इस योजना में ऋण पर ब्याज सब्सिडी किसके द्वारा प्रदान की जाएगी? ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी बैंक द्वारा, डी नाबार्ड। उत्तर बैंक द्वारा। किराए के लिए कितने प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा? ए 25%, बी 40%, सी 50%, डी 75%। उत्तर 50%। किराए के लिए अधिकतम कितनी राशि प्रतिमाह अनुदान के रूप में दी जाएगी? ए 500 रुपये, बी
800 रुपये, सी 1000 रुपये, डी 1500 रुपये। उत्तर 1000 रुपये। खाद, उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक का व्यवसाय शुरू करने हेतु क्या सुविधा दी जाती है? ए. कर में छूट, बी. अनुदान, सी. निःशुल्क लाइसेंस, डी. बीमा सुविधा। उत्तर निःशुल्क लाइसेंस। 22. मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पहले वर्ष में किए गए निवेश पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी? ए. 25%, बी. 30%, सी. 40%, डी. 50%। उत्तर 40%। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार अधिकतम कितनी राशि तक की सब्सिडी देगी? ए. 2 लाख रुपये, बी. 3 लाख रुपये, सी. 4 लाख रुपये, डी. 5 लाख रुपये। उत्तर 4 लाख रुपये। 4 लाख रुपये की सब्सिडी कुल इनपुट लागत का कितना प्रतिशत है? ए. 25%, बी. 30%, सी. 35%, डी. 40%। उत्तर 40%। यूपी मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना से पहले वर्ष में कितने हेक्टेयर तालाबों के पट्टा धारकों को लाभ मिलेगा? ए. 250 हेक्टेयर, बी. 400 हेक्टेयर, सी. 500 हेक्टेयर, डी. 1000 हेक्टेयर। उत्तर 500 हेक्टेयर। 5 वर्षों में कुल कितने हेक्टेयर तालाबों के पट्टा धारकों को लाभ देने का लक्ष्य है? ए. 1500 हेक्टेयर, बी. 2000 हेक्टेयर, सी. 2500 हेक्टेयर, डी. 3000 हेक्टेयर। उत्तर 2500 हेक्टेयर। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत किसकी स्थापना की जाएगी? ए. कृषि बीज बैंक, बी. मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र, सी. मत्स्य बीज बैंक, डी. दुग्ध बीज बैंक। उत्तर मत्स्य बीज बैंक। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन कौन करेगा? ए. राज्य स्तरीय समिति, बी. जिला स्तरीय समिति, सी. ग्राम पंचायत, डी. मत्स्य विभाग मुख्यालय। उत्तर जिला स्तरीय समिति। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की कुल अवधि कितनी है? ए. 3 वर्ष, बी. 4 वर्ष, सी. 5 वर्ष, डी. 6 वर्ष। उत्तर 5 वर्ष। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस अवधि तक संचालित की जाएगी? ए. 2021-22 से 2024-25, बी. 2022-23 से 2025-26, सी. 2022-23 से 2026-27, डी. 2023-24 से 2027-28। उत्तर 2022-23 से 2026-27। 23. मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी दी गई? ए. 15 अक्टूबर 2022, बी. 25 नवंबर 2022, सी. 5 दिसंबर 2022, डी. 1 जनवरी 2023। उत्तर 25 नवंबर 2022। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना किस अवधि के लिए लागू की जाएगी? ए. 3 वर्ष, बी. 4 वर्ष, सी. 5 वर्ष, डी. 6 वर्ष। उत्तर 5 वर्ष। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु किस संस्था को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है? ए. यूपीपीसीएल, बी. यूपीएनईडीए, सी. ऊर्जा विभाग, डी. पावर कॉर्पोरेशन। उत्तर यूपीएनईडीए। योजना के अंतर्गत सामान्य पावलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का कितना प्रतिशत शासकीय अनुदान दिया जाएगा? ए. 40%, बी. 45%, सी. 50%, डी. 60%। उत्तर 50%। सामान्य बुनकरों को दी जाने वाली लागत में निम्न में से क्या क्या सम्मिलित है? ए. केवल संयंत्र लागत, बी. संयंत्र लागत जोड़ जीएसटी, सी. संयंत्र लागत जोड़ 3% अनुवीक्षण आय जोड़ जीएसटी, डी. केवल जीएसटी। उत्तर संयंत्र लागत जोड़ 3% अनुवीक्षण आय जोड़ जीएसटी। अनुसूचित जाति जनजाति के पावलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? ए. 50%, बी. 60%, सी. 70%, डी. 75%। उत्तर 75%। इस योजना के अंतर्गत कम से कम कितने प्रतिशत महिला बुनकरों को लाभान्वित किया जाएगा? ए. 5%, बी. 8%, सी. 10%, डी. 15%। उत्तर 10%। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना से लगभग कितने बुनकर लाभान्वित होंगे? ए. 25,000, बी. 40,000, सी. 50,000, डी. 75,000। उत्तर 50,000।
इस योजना से लगभग कितने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है? ए 50,000, बी 60,000, सी 70,000, डी 75,000। उत्तर 75,000। उत्तर प्रदेश में लगभग कितने पावलूम कार्यरत हैं? ए 1.5 लाख, बी 2 लाख, सी 2.5 लाख, डी 3 लाख। उत्तर 2.5 लाख। प्रदेश में पावलूम के माध्यम से लगभग कितने बुनकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं? ए 3.5 लाख, बी 4.5 लाख, सी 5 लाख, डी 5.5 लाख। उत्तर 5.5 लाख। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए बुनकरों को ऋण देना, बी बिजली बिल माफ करना, सी सोलर ऊर्जा के माध्यम से लागत कम करना, डी वस्त्र निर्यात बढ़ाना। उत्तर सोलर ऊर्जा के माध्यम से लागत कम करना। ये योजना किस वर्ग से संबंधित है? ए किसान, बी श्रमिक, सी बुनकर, डी व्यापारी। उत्तर बुनकर। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ए कृषि, बी उद्योग, सी ऊर्जा, डी वस्त्र। उत्तर ऊर्जा। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना किस राज्य से संबंधित है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। उत्तर उत्तर प्रदेश। 24। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड के अंतर्गत बच्चों की आयु सीमा क्या है? ए 0 से 14 वर्ष, बी 1 से 16 वर्ष, सी 0 से 18 वर्ष, डी 5 से 18 वर्ष। उत्तर 0 से 18 वर्ष। ये योजना किन बच्चों के लिए लागू है? ए जिनके माता पिता जीवित हों, बी जिनके माता या पिता या दोनों की मृत्यु कोविड-19 से हुई हो, सी केवल अनाथ बच्चों के लिए, डी केवल गरीब बच्चों के लिए। उत्तर जिनके माता या पिता या दोनों की मृत्यु कोविड-19 से हुई हो। इस योजना के अंतर्गत बच्चों को प्रतिमाह कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? ए 2,000 रुपये, बी 3,000 रुपये, सी 4,000 रुपये, डी 5,000 रुपये। उत्तर 4,000 रुपये। इस योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा -12 तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? ए 0 से 14 वर्ष, बी 1 से 18 वर्ष, सी 6 से 18 वर्ष, डी 5 से 16 वर्ष। उत्तर 1 से 18 वर्ष। निःशुल्क शिक्षा हेतु बच्चों को किन विद्यालयों में प्रवेश दिलाने का प्रावधान है? ए नवोदय विद्यालय, बी सैनिक स्कूल, सी अटल आवासीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, डी केंद्रीय विद्यालय। उत्तर अटल आवासीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। इस योजना के अंतर्गत कक्षा -9 या उससे ऊपर के बच्चों को कौन सी सुविधा दी जाती है? ए टैबलेट, बी स्मार्टफोन, सी लैपटॉप, डी साइकिल। उत्तर लैपटॉप। ये योजना किस कक्षा से ऊपर पढ़ने वाले बच्चों को लैपटॉप की सुविधा प्रदान करती है? ए कक्षा 8, बी कक्षा 9, सी कक्षा 10, डी कक्षा 11। उत्तर कक्षा 9। इस योजना के अंतर्गत विवाह योग्य होने पर बालिकाओं को कितनी राशि प्रदान की जाती है? ए 51,000 रुपये, बी 75,000 रुपये, सी 1 लाख रुपये, डी 1,01,000 रुपये। उत्तर 1,01,000 रुपये। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किस विशेष परिस्थिति से संबंधित है? ए प्राकृतिक आपदा, बी गरीबी, सी कोविड-19 महामारी, डी शिक्षा सुधार। उत्तर कोविड-19 महामारी। 25। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के अंतर्गत किस आयु से कम आयु के बच्चे शामिल हैं? ए 14 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 21 वर्ष। उत्तर 18 वर्ष। ये योजना किन बच्चों के लिए है? ए जिनके माता पिता कोविड से मृत हुए हों, बी जिनके माता पिता अन्य कारणों से मृत हुए हों, सी जिनके माता पिता कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से मृत हुए हों, डी केवल अनाथ बच्चों के लिए। उत्तर जिनके माता पिता कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से मृत हुए हों। इस योजना में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के किशोर कब पात्र माने जाते हैं? ए केवल स्कूल शिक्षा के दौरान, बी केवल रोजगार के समय, सी कक्षा -12 पूर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते समय।
डी विवाह के समय। उत्तर कक्षा -12 पूर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते समय। इस योजना के अंतर्गत किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर रहे किशोर भी शामिल हैं? ए केवल सामान्य स्नातक, बी केवल तकनीकी शिक्षा, सी स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा, डी उपरोक्त सभी। उत्तर उपरोक्त सभी। नीट, जेई, क्लेट जैसी परीक्षाएं इस योजना में किस श्रेणी में आती हैं? ए बोर्ड परीक्षा, बी निजी परीक्षा, सी राष्ट्रीय राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा, डी विद्यालय परीक्षा। उत्तर राष्ट्रीय राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा। इस योजना के अंतर्गत किन बच्चों को भी शामिल किया गया है? ए जिनकी माता तलाकशुदा या परित्यक्ता हो, बी जिनके परिवार का मुखिया जेल में हो, सी दोनों ए और बी, डी केवल अनाथ बच्चे। उत्तर दोनों ए और बी। बाल श्रम, भिक्षावृत्ति या वेश्यावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चों के साथ क्या किया जाता है? ए छात्रावास में भेजा जाता है, बी परिवार पारिवारिक वातावरण में समायोजित किया जाता है, सी जेल भेजा जाता है, डी रोजगार दिया जाता है। उत्तर परिवार पारिवारिक वातावरण में समायोजित किया जाता है। भिक्षावृत्ति वेश्यावृत्ति से संबद्ध परिवारों के बच्चों को प्रतिमाह कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? ए 1500 रुपये, बी 2000 रुपये, सी 2500 रुपये, डी 3000 रुपये। उत्तर -2500 रुपये। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य में अभिभावक होने का तात्पर्य क्या है? ए केवल माता की मृत्यु, बी केवल पिता की मृत्यु, सी माता या पिता में से किसी एक अथवा दोनों की मृत्यु, डी केवल दोनों की मृत्यु। उत्तर माता या पिता में से किसी एक अथवा दोनों की मृत्यु। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए रोजगार उपलब्ध कराना, बी अनाथालयों का विकास, सी संकटग्रस्त बच्चों को शिक्षा एवं आर्थिक सहायता देना, डी केवल विवाह सहायता देना। उत्तर संकटग्रस्त बच्चों को शिक्षा एवं आर्थिक सहायता देना। 26 उत्तर प्रदेश किसान कल्याण मिशन। किसान कल्याण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए किसानों को ऋण देना, बी किसानों को केंद्र व राज्य योजनाओं की जानकारी देना, सी फसल बीमा कराना, डी एमएसपी निर्धारित करना। उत्तर किसानों को केंद्र व राज्य योजनाओं की जानकारी देना। किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत कितने मुख्य भाग निर्धारित किए गए हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। उत्तर 3। किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत किस प्रकार की प्रदर्शनी आयोजित की जाती है? ए औद्योगिक, बी पशुपालन, सी कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र, डी हस्तशिल्प। उत्तर कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र। इस मिशन में किसानों के लिए किसका प्रदर्शन किया जाता है? ए बीज, बी उर्वरक, सी कृषि तकनीकें, डी सिंचाई कर। उत्तर कृषि तकनीकें। किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत किस माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी जाती है? ए किसान कॉल सेंटर, बी किसान गोष्ठी, सी मोबाइल ऐप, डी पंचायत भवन। उत्तर किसान गोष्ठी। किसान कल्याण मिशन की शुरुआत कब की गई? ए 1 जनवरी 2020, बी 6 जनवरी 2021, सी 10 फरवरी 2021, डी 26 जनवरी 2021। उत्तर 6 जनवरी 2021। 27 मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना। मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना किनके लिए लागू है? ए सभी नागरिकों के लिए, बी पंजीकृत व्यापारियों के लिए, सी केवल एमएसएमई इकाइयों के लिए, डी केवल दुकानदारों के लिए। उत्तर पंजीकृत व्यापारियों के लिए। मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना में बीमा राशि कितनी निर्धारित की गई है? ए 2 लाख रुपए, बी 5 लाख रुपए, सी 7 लाख रुपए, डी 10 लाख रुपए। उत्तर 10 लाख रुपए। प्रदेश में जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? ए 1 अप्रैल 1999, बी 1 सितंबर 2000, सी 30 जून 2016, डी 1 जनवरी 2001। उत्तर 1 सितंबर 2000। जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना कब किया गया? ए 1 जनवरी 2015, बी 30 जून 2016, सी 1 अप्रैल 2017, डी 6 जनवरी 2021।
उत्तर 30 जून 2016। मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ किस स्थिति में दिया जाता है? ए. केवल सामान्य चोट में। बी. केवल आंशिक विकलांगता में। सी. मृत्यु, पूर्ण स्थायी विकलांगता एवं आंशिक विकलांगता में। डी. बीमारी की स्थिति में। उत्तर मृत्यु, पूर्ण स्थायी विकलांगता एवं आंशिक विकलांगता में। 28। उत्तर प्रदेश किशोरी बालिका योजना। किशोरी बालिका योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में कब किया गया? ए. जनवरी 2018। बी. फरवरी 2019। सी. मार्च 2020। डी. अप्रैल 2021। उत्तर फरवरी 2019। किशोरी बालिका योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए. सबला योजना। बी. बेटी बचाओ योजना। सी. किशोरियों के लिए योजना एसएजी। डी. बालिका सुरक्षा योजना। उत्तर किशोरियों के लिए योजना एसएजी। किशोरी बालिका योजना मुख्य रूप से किस आयु वर्ग की लड़कियों के लिए है? ए. 6 से 10 वर्ष। बी. 10 से 13 वर्ष। सी. 11 से 14 वर्ष। डी. 15 से 18 वर्ष। उत्तर 11 से 14 वर्ष। किशोरी बालिका योजना का लाभ मुख्य रूप से किन लड़कियों को दिया जाता है? ए. कॉलेज जाने वाली। बी. स्कूल न जाने वाली। सी. कार्यरत बालिकाएं। डी. विवाहित किशोरियां। उत्तर स्कूल न जाने वाली। किशोरी बालिका योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. छात्रवृत्ति प्रदान करना। बी. पोषण, स्वास्थ्य एवं जागरूकता बढ़ाना। सी. रोजगार उपलब्ध कराना। डी. आवास सुविधा देना। उत्तर पोषण, स्वास्थ्य एवं जागरूकता बढ़ाना। इस योजना के अंतर्गत किशोरियों को क्या प्रदान किया जाता है? ए. केवल आर्थिक सहायता। बी. केवल पुस्तकें। सी. पूरक पोषण आहार एवं स्वास्थ्य जांच। डी. मुफ्त आवास। उत्तर पूरक पोषण आहार एवं स्वास्थ्य जांच। किशोरी बालिका योजना में कौशल विकास का उद्देश्य क्या है? ए. सरकारी नौकरी दिलाना। बी. आत्मनिर्भर बनाना। सी. खेल प्रशिक्षण देना। डी. उच्च शिक्षा देना। उत्तर आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना के अंतर्गत किशोरियों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? ए. केवल शैक्षणिक। बी. खेल प्रशिक्षण। सी. घरेलू एवं व्यावसायिक कौशल। डी. सैन्य प्रशिक्षण। उत्तर घरेलू एवं व्यावसायिक कौशल। किशोरी बालिका योजना में स्वास्थ्य के साथ किस विषय पर जानकारी दी जाती है? ए. कर प्रणाली। बी. परिवार कल्याण एवं प्रजनन स्वास्थ्य। सी. बैंकिंग। डी. परिवहन। उत्तर परिवार कल्याण एवं प्रजनन स्वास्थ्य। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक माह किस तिथि को किशोरी दिवस मनाया जाता है? ए. 5 तारीख। बी. 7 तारीख। सी. 8 तारीख। डी. 10 तारीख। उत्तर 8 तारीख। 29। उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना किसके लिए प्रारंभ की गई है? ए. सरकारी कर्मचारियों के लिए। बी. परंपरागत कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों के लिए। सी. किसानों के लिए। डी. विद्यार्थियों के लिए। उत्तर परंपरागत कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों के लिए। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत किसे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? ए. आईटी पेशेवरों को। बी. परंपरागत कौशल से जुड़े कारीगरों को। सी. सरकारी अधिकारियों को। डी. निजी कंपनियों के कर्मचारियों को। उत्तर परंपरागत कौशल से जुड़े कारीगरों को। निम्न में से कौन सा कार्यकर्ता विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत शामिल है? ए. इंजीनियर। बी. डॉक्टर। सी. बढ़ई। डी. शिक्षक। उत्तर बढ़ई। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए. रोजगार गारंटी देना। बी. हस्तशिल्पियों की आजीविका को सुदृढ़ करना। सी. शैक्षणिक ऋण देना। डी. आवास सुविधा देना। उत्तर हस्तशिल्पियों की आजीविका को सुदृढ़ करना। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद लाभार्थियों को क्या प्रदान किया जाता है? ए. नकद पुरस्कार। बी. प्रमाण पत्र। सी. आधुनिक उपकरणों की टूल किट। डी. सरकारी नौकरी। उत्तर आधुनिक उपकरणों की टूल किट। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में टूल किट किस आधार पर दी जाती है? ए. आय के आधार पर। बी. जाति के आधार पर। सी. आवश्यकता के अनुसार। डी. आयु के आधार पर। उत्तर आवश्यकता के अनुसार। इस योजना के लाभार्थियों को अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु किस योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है? ए. स्टार्टअप इंडिया। बी. मुद्रा योजना। सी. किसान क्रेडिट कार्ड। डी. स्वयं सहायता समूह। उत्तर मुद्रा योजना।
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का संबंध किस राज्य से है? ए. मध्य प्रदेश, बी. बिहार, सी. उत्तर प्रदेश, डी. राजस्थान। उत्तर उत्तर प्रदेश। 30. मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत किन क्षेत्रों में स्थित ग्रामों का सर्वांगीण विकास किया जाएगा? ए. शहरी क्षेत्र, बी. औद्योगिक क्षेत्र, सी. सीमावर्ती क्षेत्र, डी. पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर सीमावर्ती क्षेत्र। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का क्रियान्वयन किस विभाग द्वारा किया जाएगा? ए. पंचायती राज विभाग, बी. ग्रामीण विकास विभाग, सी. ग्राम्य विकास विभाग, डी. गृह विभाग। उत्तर ग्राम्य विकास विभाग। इस योजना के अंतर्गत किन सैनिकों के ग्रामों को शहीद ग्राम घोषित किया जाएगा? ए. केवल सेना, बी. केवल अर्धसैनिक बल, सी. सेना एवं अर्धसैनिक बल, डी. पुलिस बल। उत्तर सेना एवं अर्धसैनिक बल। यदि शहीद सैनिकों के गांव संपर्क मार्ग से नहीं जुड़े हों तो क्या किया जाएगा? ए. पुल का निर्माण, बी. रेलवे लाइन से जोड़ना, सी. कच्ची सड़क बनाना, डी. पक्के सड़क मार्ग से जोड़ना। उत्तर पक्के सड़क मार्ग से जोड़ना। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत गांवों में क्या स्थापित किया जाएगा? ए. सामुदायिक भवन, बी. खेल मैदान, सी. तोरण द्वार एवं शहीद सैनिक की मूर्ति, डी. पुस्तकालय। उत्तर तोरण द्वार एवं शहीद सैनिक की मूर्ति। 31. वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना। वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना को संचालित करने का निर्णय किस तिथि को लिया गया? ए. 6 जनवरी 2021, बी. 13 दिसंबर 2017, सी. 1 अप्रैल 2018, डी. 26 जनवरी 2019। उत्तर 13 दिसंबर 2017। वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना के अंतर्गत प्रत्येक कहाँ एक इकाई प्रतिवर्ष स्थापित की जाएगी? ए. प्रत्येक ब्लॉक में, बी. प्रत्येक जिले में, सी. प्रत्येक राजस्व गांव में, डी. प्रत्येक पंचायत में। उत्तर प्रत्येक राजस्व गांव में। वर्मी कंपोस्ट पिट का मानक आकार क्या निर्धारित किया गया है? ए. 6 गुना 3 गुना 2 फीट, बी. 7 गुना 3 गुना 1 फीट, सी. 8 गुना 4 गुना 1 फीट, डी. 5 गुना 3 गुना 1 फीट। उत्तर 7 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा एवं 1 फीट गहरा। वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना के उपरांत सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है? ए. 50%, बी. 60%, सी. 70%, डी. 75%। उत्तर 75%। वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ाना, बी. भूमि की उर्वरता बनाए रखते हुए उत्पादन बढ़ाना, सी. सिंचाई सुविधा का विस्तार, डी. फसल बीमा उपलब्ध कराना। उत्तर भूमि की उर्वरता बनाए रखते हुए उत्पादन बढ़ाना। 32. उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के क्रियान्वयन प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने किस तिथि को स्वीकृति दी? ए. 10 अक्टूबर 2021, बी. 10 नवंबर 2021, सी. 15 अगस्त 2021, डी. 26 जनवरी 2022। उत्तर 10 नवंबर 2021। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का उद्देश्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ए. शहरी विकास, बी. औद्योगिक विकास, सी. ग्रामीण विकास, डी. शिक्षा विकास। उत्तर ग्रामीण विकास। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु किस संस्था का गठन किया जाएगा? ए. ग्राम विकास समिति, बी. उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी, सी. ग्रामीण निवेश निगम, डी. पंचायत निधि परिषद। उत्तर उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी। उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी के अंतर्गत कौन कौन सी समितियां बनाई जाएंगी? ए. वित्त समिति व लेखा समिति, बी. योजना समिति व निगरानी समिति, सी. गवर्निंग काउंसिल व सशक्त समिति, डी. विकास समिति व समन्वय समिति। उत्तर गवर्निंग काउंसिल व सशक्त समिति। गवर्निंग काउंसिल में अध्यक्ष कौन होगा? ए. राज्यपाल, बी. मुख्यमंत्री, सी. मुख्य सचिव, डी. पंचायत सचिव। उत्तर मुख्यमंत्री। गवर्निंग काउंसिल में उपाध्यक्ष कौन होगा? ए. वित्त मंत्री, बी. ग्राम विकास मंत्री, सी. पंचायती राज मंत्री, डी. सहकारिता मंत्री। उत्तर पंचायती राज मंत्री। उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का पंजीकरण किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाएगा? ए. कंपनी अधिनियम 2013, बी.
ट्रस्ट अधिनियम 1882। सी। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। डी। पंचायत अधिनियम 1947। उत्तर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। यदि कोई व्यक्ति या संस्था परियोजना लागत का 60% वहन करने को इच्छुक है, तो शेष 40% की व्यवस्था कौन करेगा? ए। केंद्र सरकार। बी। जिला पंचायत। सी। राज्य सरकार। डी। ग्राम पंचायत। उत्तर राज्य सरकार। उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी को कितने करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड उपलब्ध कराया जाएगा? ए। 50 करोड़। बी। 75 करोड़। सी। 100 करोड़। डी। 150 करोड़। उत्तर 100 करोड़ रुपए। कॉर्पस फंड का उपयोग किस स्थिति में किया जाएगा? ए। हर परियोजना में। बी। केवल शहरी योजनाओं में। सी। जब राज्यांश के बजट की उपलब्धता न हो। डी। केवल केंद्र प्रायोजित योजनाओं में। उत्तर जब राज्यांश के बजट की उपलब्धता न हो। ये योजना मुख्य रूप से किन लोगों को गांव के विकास में योगदान का अवसर देती है? ए। केवल ग्राम प्रधान। बी। केवल सरकारी कर्मचारी। सी। गांव से बाहर रहने वाले सक्षम लोग। डी। स्वयं सहायता समूह। उत्तर गांव से बाहर रहने वाले सक्षम लोग। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत विकास कार्य किस स्तर पर किए जाएंगे? ए। जिला स्तर। बी। मंडल स्तर। सी। ग्राम पंचायत स्तर। डी। राज्य स्तर। उत्तर ग्राम पंचायत स्तर। 33। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शहरी क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना को शहरी क्षेत्रों में लागू करने की घोषणा कब की गई? ए। 10 नवंबर 2021। बी। 1 जनवरी 2023। सी। 2 जून 2023। डी। 5 जुलाई 2022। उत्तर 2 जून 2023। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना को शहरी क्षेत्रों में लागू करने की घोषणा किसने की? ए। राज्यपाल। बी। नगर विकास मंत्री। सी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। डी। मुख्य सचिव। उत्तर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रारंभ में उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना किन क्षेत्रों में लागू थी? ए। शहरी क्षेत्रों में। बी। औद्योगिक क्षेत्रों में। सी। ग्राम सभाओं में। डी। नगर निगम क्षेत्रों में। उत्तर ग्राम सभाओं में। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत कौन सहभागी बन सकता है? ए। केवल उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग। बी। केवल सरकारी कर्मचारी। सी। प्रदेश के मूल निवासी जो देश या विदेश में रहते हों। डी। केवल ग्राम प्रधान। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जो देश या विदेश में रहते हों। इस योजना के अंतर्गत विकास कार्य में भाग लेने के लिए व्यक्ति में क्या आवश्यक है? ए। सरकारी नौकरी। बी। भूमि स्वामित्व। सी। क्षमता एवं इच्छा। डी। राजनीतिक पद। उत्तर क्षमता एवं इच्छा। शहरी क्षेत्रों में मातृभूमि योजना के अंतर्गत विकास परियोजना की कितनी प्रतिशत राशि लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी? ए। 40%। बी। 50%। सी। 60%। डी। 70%। उत्तर 60%। शेष 40% राशि किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी? ए। केंद्र सरकार। बी। नगर निगम। सी। राज्य सरकार। डी। जिला प्रशासन। उत्तर राज्य सरकार। योजना के अंतर्गत 40% राज्यांश में क्या शामिल है? ए। केवल निर्माण लागत। बी। केवल प्रशासनिक व्यय। सी। जमीन एवं लागत। डी। केवल मजदूरी। उत्तर जमीन एवं लागत। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत दानदाता को कौन सा विशेष अधिकार दिया गया है? ए। कर छूट। बी। परियोजना का नामकरण। सी। सरकारी पद। डी। ठेका अधिकार। उत्तर परियोजना का नामकरण। दानदाता विकास कार्य की शिलापट्टिका में किसके नाम पर नामकरण कर सकता है? ए। स्वयं के नाम पर। बी। मुख्यमंत्री के नाम पर। सी। अपने पूर्वजों के सम्मान स्वरूप। डी। ग्राम प्रधान के नाम पर। उत्तर अपने पूर्वजों के सम्मान स्वरूप। शहरी क्षेत्रों में मातृभूमि योजना का उद्देश्य क्या है? ए। निजी निवेश बढ़ाना। बी। प्रवासी मूल निवासियों को विकास से जोड़ना। सी। नगर कर बढ़ाना। डी। शहरीकरण को रोकना। उत्तर प्रवासी मूल निवासियों को विकास से जोड़ना। ये योजना किस प्रकार के व्यक्तियों को जोड़ने पर केंद्रित है? ए। स्थानीय व्यापारी। बी। राजनीतिक प्रतिनिधि। सी। अपने मूल स्थान से भावनात्मक रूप से जुड़े लोग। डी। ठेकेदार। उत्तर अपने मूल स्थान से भावनात्मक रूप से जुड़े लोग। 34। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई?
ए 1 जनवरी 2021, बी 29 अक्टूबर 2021, सी 10 नवंबर 2021, डी 2 जून 2023। उत्तर 29 अक्टूबर 2021। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना किस वर्ग के कामगारों के लिए लागू की गई है? ए संगठित क्षेत्र, बी सरकारी कर्मचारी, सी असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कामगार, डी निजी कंपनियों के कर्मचारी। उत्तर असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कामगार। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए रोजगार उपलब्ध कराना, बी स्वास्थ्य बीमा देना, सी कामगारों को दुर्घटना सुरक्षा प्रदान करना, डी पेंशन देना। उत्तर कामगारों को दुर्घटना सुरक्षा प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी आर्थिक सहायता देय है? ए 1 लाख रुपये, बी 1.5 लाख रुपये, सी 2 लाख रुपये, डी 2.5 लाख रुपये। उत्तर 2 लाख रुपये। योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता कितनी श्रेणियों में दी जाती है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। उत्तर 6। मृत्यु या पूर्ण शारीरिक अक्षमता की स्थिति में कितनी सहायता दी जाती है? ए 50,000 रुपये, बी 1 लाख रुपये, सी 1.5 लाख रुपये, डी 2 लाख रुपये। उत्तर 2 लाख रुपये। दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंखों की क्षति पर कितनी राशि देय है? ए 1 लाख रुपये, बी 1.5 लाख रुपये, सी 2 लाख रुपये, डी 50,000 रुपये। उत्तर 2 लाख रुपये। एक हाथ तथा एक पैर की क्षति पर कितनी सहायता दी जाएगी? ए 50,000 रुपये, बी 1 लाख रुपये, सी 1.5 लाख रुपये, डी 2 लाख रुपये। उत्तर 2 लाख रुपये। एक हाथ या एक पैर या एक आंख की क्षति पर कितनी राशि दी जाएगी? ए 50,000 रुपये, बी 75,000 रुपये, सी 1 लाख रुपये, डी 2 लाख रुपये। उत्तर 1 लाख रुपये। स्थायी दिव्यांगता 50% से अधिक लेकिन 100% से कम होने पर कितनी सहायता मिलेगी? ए 50,000 रुपये, बी 75,000 रुपये, सी 1 लाख रुपये, डी 2 लाख रुपये। उत्तर 1 लाख रुपये। स्थायी दिव्यांगता 25% से अधिक लेकिन 50% से कम होने पर कितनी सहायता दी जाती है? ए 25,000 रुपये, बी 40,000 रुपये, सी 50,000 रुपये, डी 1 लाख रुपये। उत्तर 50,000 रुपये। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना किस प्रकार की सहायता प्रदान करती है? ए मासिक पेंशन, बी ऋण, सी एकमुश्त आर्थिक सहायता, डी रोजगार। उत्तर एकमुश्त आर्थिक सहायता। 35 निधि आई आर योजना। इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में कब किया गया? ए 15 अगस्त 2016, बी 28 अगस्त 2017, सी 29 अक्टूबर 2021, डी 10 नवंबर 2021। उत्तर 28 अगस्त 2017। इस योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ए प्रधानमंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डी उद्योग मंत्री। उत्तर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसका पूर्ण नाम क्या है? ए नेशनल इन्वेस्टमेंट फॉर इंडस्ट्री रिवाइवल, बी नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस, सी न्यू इंडिया डेवलपमेंट इनोवेशन रिसोर्स, डी नेशनल इंडस्ट्रियल इनोवेशन रिफॉर्म। उत्तर नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए किसानों को ऋण देना, बी युवाओं को रोजगार देना, सी युवाओं में उद्यमिता का विकास करना, डी महिला सशक्तिकरण। उत्तर युवाओं में उद्यमिता का विकास करना। इस योजना के अंतर्गत किसे चयनित किया जाता है? ए महिला स्वयं सहायता समूह, बी किसान, सी प्रदेश के युवक, डी सरकारी कर्मचारी। उत्तर प्रदेश के युवक। चयनित युवकों को कितने समय तक फेलोशिप दी जाती है? ए 6 माह, बी 9 माह, सी 1 वर्ष, डी 2 वर्ष। उत्तर 1 वर्ष। निधि आई आर योजना के अंतर्गत फेलोशिप की राशि कितनी होती है? ए 10 से 15,000 रुपये प्रतिमाह, बी 15 से 20,000 रुपये प्रतिमाह, सी 20 से 30,000 रुपये प्रतिमाह, डी 30 से 40,000 रुपये प्रतिमाह। उत्तर 20 से 30,000 रुपये प्रतिमाह। फेलोशिप अवधि के बाद चयनित युवकों को क्या सहायता दी जा सकती है? ए सरकारी नौकरी, बी पेंशन, सी सीड सपोर्ट मनी, डी भूमि आवंटन।
उत्तर सीड सपोर्ट मनी। सीड सपोर्ट मनी किस प्रकार दी जाती है? ए. ब्याज सहित ऋण, बी. अनुदान, सी. कोलेटरल फ्री ऋण, डी. सब्सिडी। उत्तर कोलेटरल फ्री ऋण। इस योजना का सीधा लाभ किस क्षेत्र से जुड़ा है? ए. शिक्षा, बी. कृषि, सी. स्टार्टअप एवं नवाचार, डी. स्वास्थ्य। उत्तर स्टार्टअप एवं नवाचार। इस योजना का अंतिम उद्देश्य क्या है? ए. केवल युवाओं को लाभ देना, बी. राज्य के आर्थिक विकास को गति देना, सी. बेरोजगारी भत्ता देना, डी. सरकारी सेवाओं का विस्तार। उत्तर राज्य देश के आर्थिक विकास को गति देना। 36. पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना का संचालन उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में प्रस्तावित है? ए. 70, बी. 72, सी. 74, डी. 75। उत्तर 74 जिले। इस योजना के संचालन से किस जिले को बाहर रखा गया है? ए. लखनऊ, बी. वाराणसी, सी. गौतम बुद्ध नगर, डी. गाजियाबाद। उत्तर गौतम बुद्ध नगर। इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से किस समस्या का समाधान किया जाएगा? ए. सूखा, बी. बाढ़, सी. बीहड़ बंजर एवं जलभराव, डी. मृदा क्षरण। उत्तर बीहड़ बंजर एवं जलभराव। परियोजना क्षेत्र के चयन में किन किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी? ए. बड़े किसान, बी. निर्यातक किसान, सी. लघु सीमांत अनुसूचित जाति जनजाति किसान, डी. ठेकेदार। उत्तर लघु सीमांत अनुसूचित जाति जनजाति किसान। बीहड़ बंजर सुधार एवं जलभराव क्षेत्र के उपचार का कार्य किस योजना के तहत किया जाएगा? ए. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बी. मनरेगा, सी. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, डी. फसल बीमा योजना। उत्तर मनरेगा। परियोजना क्षेत्र में किस गतिविधि के साथ साथ फसलोत्पादन कार्य किया जाएगा? ए. केवल सिंचाई, बी. केवल वानिकी, सी. कृषि वानिकी उद्यानिकी, डी. मत्स्य पालन। उत्तर कृषि वानिकी उद्यानिकी। औपचारिक क्षेत्र में फसलोत्पादन कार्य कितने प्रतिशत अनुदान पर संपादित होंगे? ए. 25%, बी. 40%, सी. 50%, डी. 75%। उत्तर 50%। इस योजना के क्रियान्वयन से क्या परिणाम अपेक्षित है? ए. भूमि अधिग्रहण, बी. कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, सी. शहरीकरण, डी. औद्योगिकरण। उत्तर कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना का अंतिम लाभ किसे होगा? ए. सरकार, बी. ठेकेदार, सी. कृषक, डी. व्यापारी। उत्तर कृषक। 37. मुखबिर योजना। मुखबिर योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में कब किया गया? ए. 24 जनवरी 2016, बी. 24 जून 2017, सी. 26 जनवरी 2018, डी. 15 अगस्त 2017। उत्तर 24 जून 2017। मुखबिर योजना का शुभारंभ किस मुख्यमंत्री द्वारा किया गया? ए. अखिलेश यादव, बी. मायावती, सी. योगी आदित्यनाथ, डी. कल्याण सिंह। उत्तर योगी आदित्यनाथ। मुखबिर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? ए. वाराणसी, बी. प्रयागराज, सी. गोरखपुर, डी. लखनऊ। उत्तर लखनऊ। मुखबिर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. दहेज प्रथा रोकना, बी. बाल विवाह रोकना, सी. कन्या भ्रूण हत्या रोकना, डी. घरेलू हिंसा रोकना। उत्तर कन्या भ्रूण हत्या रोकना। मुखबिर योजना के अंतर्गत जनता से किस विषय पर गुप्त सूचना प्राप्त की जाएगी? ए. बाल श्रम, बी. भ्रूण हत्या, सी. भ्रष्टाचार, डी. मानव तस्करी। उत्तर भ्रूण हत्या। मुखबिर योजना में सूचना देने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ए. गवाह, बी. शिकायतकर्ता, सी. सूचनादाता, डी. पर्यवेक्षक। उत्तर सूचनादाता। मुखबिर योजना के अंतर्गत सूचनादाता को अधिकतम कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? ए. 50,000 रुपए, बी. 1 लाख रुपए, सी. 2 लाख रुपए, डी. 5 लाख रुपए। उत्तर 2 लाख रुपए। मुखबिरम योजना में सूचनादाता के नाम के संबंध में क्या व्यवस्था है? ए. सार्वजनिक किया जाएगा, बी. जिला स्तर पर दर्ज होगा, सी. गोपनीय रखा जाएगा, डी. वेबसाइट पर डाला जाएगा। उत्तर गोपनीय रखा जाएगा। प्राप्त सूचना के आधार पर किनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी? ए. केवल डॉक्टर, बी. केवल निजी अस्पताल, सी. भ्रूण हत्या में संलिप्त व्यक्ति व संस्थाएं,
डी केवल दलाल। उत्तर भ्रूण हत्या में सम्मिलित व्यक्ति व संस्थाएं। मुखबिर योजना के क्रियान्वयन से किस समस्या पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी? ए बढ़ती महंगाई, बी घटता लिंगानुपात, सी बेरोजगारी, डी पलायन। उत्तर घटता लिंगानुपात। आशा है कि आप सभी को क्लास उपयोगी लगी होगी। ये वीडियो यूपीएसएसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।